तो आज का जो टॉपिक है हम आर प्रोटोकॉल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद राउटिंग के बारे में थोड़ा कुछ देख लेंगे जो भी बाकी बचा है, और हो सके तो हम पैकेट फ्लो भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो आर बेसिकली आपका एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म हम क्या बोलते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आर पे आपका अभी के लिए आप जानो ये एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। जैसे कि आपको पता है जितने भी प्रोटोकॉल के बारे में हम जानते हैं ना, तो सारे प्रोटोकॉल आपके क्या करते हैं, एक प्रोटोकॉल है मतलब डायनामिकली कुछ काम करने के लिए वो प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो ऐसे भी आर को भी आपका बनाया गया है, किस लिए, आपका इसके भी कुछ डायनामिकली काम है, उस काम के लिए इसको बनाया गया है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इट यूज टू resolve MAC address from a ठीक है, अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस है तो उस केस में ये क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करता है किसमें, एक मैक एड्रेस में। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस को ये रिजॉल्व करता है मैक एड्रेस में। इसकी जरूरत क्या होता है, आप ओएसआई के बारे में अगर थोड़ा आप चले जाओगे तो ओएसआई में जो लेयर के बारे में हम कुछ पढ़े थे, इन्फॉर्मेशन आपको पता है। तो लेयर 3 और लेयर 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है जनरली हम जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का कम्युनिकेशन, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है, मान लो ये एक आपके पास राउटर है, ये एक आपके पास डिवाइस है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली आपका क्या होता है, ये डिवाइस का आईपी 10.1 है, 20.1। तो आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो तो आप क्या करते हो, पिंग, उसके बाद 20.1 आप कुछ आईसीएमपी का कम्युनिकेशन आप बनाते हो। ठीक है, आप यही करते हो ना, आपको आईपी एड्रेस पता होता है डिवाइस का, आपको कोई मैक एड्रेस वगैरह आपको पता नहीं होता है। लेकिन अपने डिवाइस ओएसआई के हिसाब से जब भी कोई डेटा को एनकैप्सुलेशन करता है ना, तो जब भी आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो लेयर 3 में आपका सोर्स आईपी आपका 10.1 हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी आपका 20.1 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइस को पता है 10.1 है आपका आईपी खुद का, और इसको भेजना है डाटा किस पे, 20.1 पे, ये आपका डेस्टिनेशन आईपी हो गया। लेकिन आपके डिवाइस जब भी एनकैप्सुलेशन परफॉर्म करेगा तो लेयर 2 के भी इंफॉर्मेशन ये डालेगा। तो लेयर 2 के इंफॉर्मेशन में आपका क्या होता है, सोर्स मैक एड्रेस अगर ए है तो डिवाइस को पता है सोर्स मैक एड्रेस ए है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो चाहिए ना। यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, नेक्स्ट वाला डिवाइस का इंफॉर्मेशन होगा। तो लेयर 2 के जब भी एनकैप्सुलेशन के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे मैक एड्रेसेस आपके काम करते हैं, और आपके डेटा तब भी आगे जा पाएगा कब, जब आपके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है, मतलब नेक्स्ट कौन सी वाले डिवाइस को देना है आपका डाटा, जब आपके डिवाइस को पता है तभी आपका डिवाइस क्या करेगा, डेटा आगे भेज पाएगा। लेकिन यहाँ पे 20.1 के लिए कौन से मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे अटैच किया जाएगा लेयर 2 में, आपके डिवाइस को पता नहीं होता है ना। तो इस केस में आपका डिवाइस डेटा कैसे भेजेगा, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये वाला जो आपके पास इशू है, इस वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, जिस प्रोटोकॉल को हम क्या बोल रहे हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपके पास है, जिस आईपी एड्रेस पे आप डेटा भेज रहे हो, इस आईपी एड्रेस के लिए कौन से वाले मैक एड्रेस को आप डेटा देने जाओगे, या फिर इस आईपी एड्रेस के लिए आपका नेक्स्ट डिवाइस कौन सा होगा जिसको आप डेटा दोगे, उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को ये रिजॉल्व करता है। बेसिकली ये क्या करेगा, इस 20.1 आईपी एड्रेस को लेके जाएगा, और इसके लिए नेक्स्ट डिवाइस कौन होगा उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ये लेके आएगा। ये बेसिकली आपके आर्क जो आपके पास एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, इसका बेसिकली यही काम है। तो ये बेसिकली आपका एक नॉन आईपी एड्रेस, मतलब ये जो 20.1 आईपी एड्रेस है, ये नॉन आईपी एड्रेस आपके लिए, मतलब आपके डिवाइस को पता है कि ये आईपी एड्रेस को मेरे को डेटा भेजना है। तो उस नॉन आईपी एड्रेस के लिए आपके डिवाइस क्या कर रहा है, आपके डिवाइस नेक्स्ट वाले डिवाइस जो आपका होगा उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, किसको यूज करके, आर्क को यूज करके। तो आर्क के लिए अगर हम बात करते हैं तो आर्क में एक्चुअली आपका दो तरह का आपके पास यहाँ पे पैकेट होता है, मतलब दो तरह का आपके पास मैसेज होता है जो यहाँ पे यूज किया जाता है। कैसे, मान लो ये आपके पास एक स्विच है, इसमें आपने एक डिवाइस लगा के रखा जिसका मैक एड्रेस ए है, ये आपके पास एक डिवाइस आपने लगा के रखा जिसका मैक एड्रेस बी है, इसका आईपी एड्रेस आपके पास 10.1 है, इसका आईपी एड्रेस आपके पास 10.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब एनकैप्सुलेशन आपके ए वाला डिवाइस परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे हमारा काम यही है कि 10.1 कुछ डेटा भेजना चाहता है 10.2 पे। तो एनकैप्सुलेशन जब आपका परफॉर्म होगा तो लेयर 3 के इंफॉर्मेशन में सोर्स आईपी आपका 10.1 हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी आपका क्या हो जाएगा, 10.2। ठीक है, अभी लेयर 2 के इंफॉर्मेशन में क्या होगा, सोर्स आईपी आपका, सोर्स मैक एड्रेस आपका ए हो जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपको पता नहीं है।
लेकिन यहाँ पे जब तक आपका इन्फॉर्मेशन अटैच नहीं किया जाएगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तब तक आपका डेटा आगे नहीं जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके डिवाइस जो है ये क्या करेगा, आर्प की हेल्प ले लेगा। तो आर्प बेसिकली क्या होता है, आपके डिवाइस में जब भी आपके पास आर्प का हेल्प कौन ले सकता है, कोई भी लेयर 3 डिवाइस है जिसके पास आईपी का कैपेबिलिटी है, वो आर्प का हेल्प ले सकता है। बेसिकली आपके डिवाइस में क्या होता है, एक आर्प टेबल होता है, ठीक है। इस टेबल में आपका क्या इंफॉर्मेशन होते हैं, आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पास आईपी कौन सा है, हम इसके आउटपुट देख के भी हम देख लेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपका होता है। अभी के लिए आप यही समझो, आईपी एड्रेस है, और इस आईपी एड्रेस में जानने के लिए आपको कौन सा मैक एड्रेस पे डेटा भेजना पड़ेगा, उसका इंफॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास एक आईपी एड्रेस है 10.5 के लिए, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला डिवाइस जो होगा इसके डेटा भेजने के लिए उसके मैक एड्रेस मान लो ई है। तो इस तरह का आपके पास कुछ एंट्री आपको देखने को मिलेंगे आर्प टेबल में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, आपके डिवाइस आर्प का हेल्प ले रहा है, तो उस केस में आपका डिवाइस सबसे पहले क्या करेगा, आर्प टेबल को चेक करेगा मैक एड्रेस ढूंढने के लिए। किसके लिए, 10.2 पे डेटा भेजने के लिए आर्प टेबल में ये मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ढूंढेगा। लेकिन आर्प टेबल में इसे इनिशियली जब तक कोई कम्युनिकेशन ना हो 10.2 के लिए या फिर कोई भी नया आईपी एड्रेस के लिए, आपके आर्प टेबल में कोई एंट्री आपके पास नहीं होता है। तो इनिशियली इसके पास भी आर्प टेबल में कोई एंट्री नहीं था, किसके लिए, 10.2 के लिए। तो अभी ये क्या करेगा, जब आर्प टेबल आर्प ने चेक कर लिया, उसके बाद उसे कोई भी एंट्री नहीं मिला, तो क्या होगा, आर्प एक पैकेट जनरेट करेगा या फिर एक मैसेज भेजेगा। कौन सा वाला मैसेज, एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। ये आर्प रिक्वेस्ट मैसेज आपका एक तरह का मैसेज होता है। इसके फील्ड के बारे में अगर आप बात करोगे, इस आर्प रिक्वेस्ट के अंदर ये क्या करेगा, आपके पास 4 फील्ड होते हैं। एक आपके पास होता है सोर्स आईपी फील्ड, एक आपके पास होता है टारगेट आईपी, एक आपके पास होता है सोर्स मैक, और आपके पास एक होता है टारगेट मैक, ठीक है। तो सोर्स आईपी के जगह ये क्या होता है, जो डिवाइस आपका ट्रैफिक जनरेट करना चाहता है उसके आईपी एड्रेस होता है आपका सोर्स आईपी के जगह, और जो आपका टारगेट होगा आईपी एड्रेस, मतलब जिसको ये डेटा भेजना चाहता है 10.2 पे ये डेटा भेजना चाहता है, तो आपका टारगेट आईपी यहाँ पे 10.2 होगा। सोर्स मैक एड्रेस डिवाइस का खुद का मैक एड्रेस होगा, और टारगेट मैक एड्रेस आपका क्या होगा। आप जब आर्प रिक्वेस्ट के बारे में आप बात करते हो, तो अभी के लिए डिवाइस को टारगेट मैक एड्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं होता है। तो डिवाइस यहाँ पे क्या करता है, टारगेट मैक एड्रेस के जगह ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज कर देता है और उसे आगे भेज देता है, ठीक है। तो आर्प रिक्वेस्ट मैसेज के बारे में अगर आप बात करते हो, तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाले सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करते हैं आर्प रिक्वेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे सोर्स आईपी जो आपका होगा ये 10.1 होगा, डेस्टिनेशन आईपी आपका 10.2 होगा, सोर्स मैक आपका ए होगा, और डेस्टिनेशन मैक आपका क्या होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक आपका अननोन होगा, 00। सारे मैक एड्रेस जो है आपका अननोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, ये आपका अननोन मैक एड्रेस कहा जाएगा। इसके बाद ये आपका आर्प का पैकेट हो गया। ये पैकेट को कौन लेके जाएगा, आपका लेयर 2 का, ये जैसे कि ये एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो लेयर 2 प्रोटोकॉल के इंफॉर्मेशन आपका कौन कैरी करके लेके जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन लेयर 2 में आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है जो आपका इथरनेट आप बोलते हो उसे, वो आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करके लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपका इथरनेट का हेडर आ जाएगा लेयर 2 में, ठीक है। तो इथरनेट हेडर में आपके पास सोर्स मैक एड्रेस फिर से वही डिवाइस का मैक एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑल एफ, मतलब आपका ब्रॉडकास्ट है, और ये मैसेज आपका क्या किया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज, जब ये वाला मैसेज जो आपका ये वाला डिवाइस है ना, ए वाला डिवाइस, ये जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज आर्प रिक्वेस्ट मैसेज आगे भेज रहा है, ये मैसेज आपके स्विच के पास आएगा। स्विच देखेगा कि आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका क्या है, इथरनेट हेडर में ये वाला इथरनेट हेडर, इसके स्विच सिर्फ इसको देख सकता है ना, तो ये इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद उसे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एफ है, ऑल एफ है, तो इसका मतलब ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। मुझे क्या करना है, जिस वाले पोर्ट से ये ब्रॉडकास्ट मैसेज मेरे को रिसीव हुआ है, वो वाले पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट मेरे पास बचा है, उस वाले पोर्ट में उस मैसेज को आगे भेज देना है। तो आपको मान लो यहाँ पे 2 पोर्ट था, तो ये यहाँ से भी इस मैसेज को, सेम रिक्वेस्ट मैसेज को आगे दे देगा, यहाँ से भी सेम रिक्वेस्ट मैसेज को आपका आगे दे देगा, ठीक है। और ये मैसेज जब आपका बी वाले डिवाइस के पास पहुंच जाएगा, तो बी वाला डिवाइस क्या करेगा, जो इसके पास ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है ना, इथरनेट हेडर की ये पहले चेक करेगा डिकैप्सुलेशन परफॉर्म करने के टाइम। तो इथरनेट हेडर में इसे पता चलेगा कि ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, तो मेरे पास आया, इसका मतलब मेरे लिए भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे डिवाइस आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, मतलब आपके ब्रॉडकास्ट मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा,
इथरनेट हेडर में जब ये इन्फॉर्मेशन इसको ब्रॉडकास्ट आ गया, ब्रॉडकास्ट मैसेज इसको मिल गया, तो ये इथरनेट हेडर को पहले क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, मतलब इथरनेट हेडर को खोल देगा। खोलने के बाद इसे क्या मिलेगा, ये आर्प का मैसेज मिलेगा। ये जो आर्प वाला मैसेज इसके पास है ना, ये वाला मैसेज इसको मिलेगा। तो ये वाला ऐसे मैसेज मिलते ही ये क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स आईपी एड्रेस को चेक करेगा, सोर्स मैक एड्रेस को चेक करेगा आर्प पैकेट से, और ये क्या करेगा, अपना आर्प टेबल जो है ना उसको अपडेट करा लेगा। आर्प टेबल में अभी क्या करेगा, इसको सोर्स जो है यहाँ पे 10 आर्प टेबल के जो आर्प पैकेट के अंदर इसे सोर्स आईपी क्या मिला 10.1 और सोर्स मैक क्या मिला 10A। ठीक है, तो ये क्या करेगा 10.1 के लिए ए मैक एड्रेस इसका की एंट्री अपने आर्प टेबल में बना लेगा। फिर उसके बाद ये चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी, सबसे पहले जब आर्प पैकेट ये खोलेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये चेक करेगा आर्प के अंदर, या फिर टारगेट आईपी एड्रेस क्या है। अगर खुद का आईपी एड्रेस है तो भी ये क्या करेगा, सडनली सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस को लेके अपने आर्प टेबल अपडेट करा लेगा। और फिर जैसे कि यह आर्प रिक्वेस्ट इसी के लिए ही आया है क्योंकि इसमें टारगेट आईपी एड्रेस इसका खुद का आईपी एड्रेस है, तो ये क्या करेगा, एक आर्प रिप्लाई मैसेज जो है ना, ये रिक्वेस्ट आया था इसके पास, अभी ये क्या करेगा, रिप्लाई जनरेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक आर्प रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा। तो आर्प रिप्लाई मैसेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आर्प रिप्लाई में भी आपके पास कुछ फील्ड्स होते हैं आर्प पैकेट के बारे में। तो आर्प में आपका इसमें भी सेम आपके फील्ड है, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, टारगेट आईपी, टारगेट मैक। यहाँ पे ये जब भी ये डिवाइस आपका रिप्लाई कर रहा है ना, 10.2 अभी रिप्लाई करने जा रहा है, तो अभी 10.2 आपका क्या करेगा, सोर्स आईपी की जगह खुद के आईपी एड्रेस लगाएगा, सोर्स मैक के जगह खुद के मैक एड्रेस लगाएगा। और डेस्टिनेशन जब इसे पता है ऑलरेडी कि रिक्वेस्ट किसने किया है, ठीक है, इसको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, उसके इंफॉर्मेशन लगा के आपका रिप्लाई जब करेगा उसे यूनिकास्ट मैसेज करा देगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी के जगह 10.1 लगाएगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके आर्प टेबल में इसने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, उसके इंफॉर्मेशन लाएगा यहाँ पे लगा लेगा ए वाला, और इसको क्या करेगा, इथरनेट को हैंड ओवर करा लेगा। तो इथरनेट हेडर में जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा, इसमें आपका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। सोर्स मैक एड्रेस आपका बी आ जाएगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका ए अटैच हो जाएगा। ए का इंफॉर्मेशन इसे कहाँ पे मिला, इसने आर्प टेबल में इसके लिए ऑलरेडी एक एंट्री बना लिया था। तो आपके डिवाइस क्या करते हैं, आर्प टेबल में एंट्री कब बनाते हैं, जब इनको कोई आर्प का मैसेज रिसीव होता है। आर्प का मैसेज रिसीव होते ही आर्प पैकेट के अंदर जो भी सोर्स का इंफॉर्मेशन होता है, आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन सोर्स मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन से ये क्या करते हैं, अपने आर्प टेबल अपडेट कराते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, ये रिप्लाई आपके स्विच के पास चला जाएगा और स्विच क्या करेगा, आपका लेयर 2 के इंफॉर्मेशन ही चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस। तो स्विच अगर इसके पास अगर उसने मैक टेबल जो होता है ना, मैक एड्रेस टेबल बनाने का तरीका जो ऑलरेडी हम बात किए हैं, ये भी इसके लिए हो जाएगा। इथरनेट हेडर से स्विच आपका मैक टेबल भी बनाएगा, जो भी एंट्री करना है वो भी बनाएगा। तो उसको छोड़ो, अभी के लिए उसे हम बात नहीं करते, सिर्फ आर्प के लिए बात करते हैं। तो स्विच क्या करेगा, अभी डेस्टिनेशन इसको रिसीव हुआ सोर्स मैक एड्रेस बी के साथ और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ए के साथ। तो स्विच क्या करेगा, अपना डिसीजन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख के ही लेगा। तो ए के लिए स्विच क्या करेगा, मैक एड्रेस टेबल में एंट्री ढूंढेगा और उसको पता चलेगा कि ये वाले पोर्ट के साथ ए कनेक्टेड है, मैक एड्रेस टेबल से इसे पता चल गया। तो वो जो सेम रिप्लाई मैसेज यहाँ से इसे रिसीव हुआ था, उस मैसेज को ये यहाँ से भेज देगा आगे, और ये मैसेज अब क्या होगा, ए वाले डिवाइस के पास रिसीव हो गया। ए वाले डिवाइस के पास रिसीव होते ही ए क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि यहाँ पे ये एक यूनिकास्ट मैसेज आ रहा है, लास्ट टाइम ब्रॉडकास्ट आ रहा था, ये एक यूनिकास्ट मैसेज आ रहा है, तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक करेगा इथरनेट हेडर पे, और इसे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ए है जो कि मैं खुद हूँ, तो ये एक मेरे लिए मैसेज है। अभी इथरनेट हेडर को ये निकाल लेगा और क्या खोलेगा, उसके अंदर से उसे क्या मिलेगा, आपका एक आर्प का पैकेट मिलेगा, जो कि आर्प का रिप्लाई पैकेट है। तो आर्प पैकेट के अंदर अभी ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था, ये देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.1 है, ये मेरे लिए है। उसके बाद सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस जो भी उसके अंदर होगा, उसके लिए ये क्या करेगा, उसको इंफॉर्मेशन निकाल के ये अपने आर्प टेबल जो है ना उसमें एक एंट्री बना लेगा 10.2 और मैक एड्रेस क्या है, बी। ये इंफॉर्मेशन इसे कहां से मिला, ये जो आर्प का रिप्लाई वाला पैकेट इसके पास था, इस वाले पैकेट के अंदर जो सोर्स आईपी और सोर्स मैक एड्रेस था, उसको लेके इसने क्या किया, अपने आर्प टेबल जो है अपडेट करा लिया। अभी आर्प टेबल आपका अपडेट होने के बाद फिर से ये क्या करेगा, ये जो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस चल रहा था ना, लेयर 3 के इंफॉर्मेशन से लेयर 2 इंफॉर्मेशन अटैच करना, उस प्रोसेस को फिर से ये चालू करेगा। उसमें क्या करेगा, फिर से 10.2 के लिए ये अपने आर्प टेबल चेक करेगा और जो भी मैक एड्रेस इसे रिसीव में मिला, उस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये लगा देगा, अटैच करा देगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में। और ये जो भी आपका डेटा ये भेज रहा था, इस डेटा वाले पैकेट अभी के लिए ये क्या करेगा, आगे यूनिकास्ट करा देगा।
ठीक है। तो बेसिकली जब तक आपके डिवाइस के पास ये मैक एड्रेस के इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, आपके डिवाइस कभी भी आपका डेटा जो है वो भेज नहीं पा रहा था। तो उस मैक एड्रेस के इन्फॉर्मेशन लाने के लिए इसने क्या किया था, एक आर्प जो है प्रोटोकॉल आपके पास, उस प्रोटोकॉल की ये हेल्प ले रहा था। तो इसके बारे में और थोड़े थोड़े आगे हम जान लेते हैं आर्प के बारे में। ठीक है। तो यहां पे आर्प के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जब भी आप आर्प के बारे में बात करते हो तो आर्प मैसेज में आपके पास आर्प रिप्लाई, उसमें एक मैसेज टाइप करके आपके पास एक फील्ड होता है। ठीक है। उस वाले फील्ड से आपको पता चलता है कि ये एक आर्प का मैसेज जो है आपका, ये रिक्वेस्ट है या फिर आपके पास रिप्लाई है, जब भी आप आर्प पैकेट के बारे में बात करते हो। फिर उसके बाद आपका जो भी आर्प टेबल आपका बनाया जाता है, ये आर्प टेबल में जो आपका एंट्री होता है ना, वो एंट्री बाय डिफॉल्ट ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप बात करते हो आर्प टेबल में जो आपके पास एंट्री होता है, वो एंट्री आपका 4 घंटे के लिए वैलिड रहता है। 4 घंटे के बाद अपना डिवाइस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उस आर्प टेबल को आपका आर्प टेबल से उस एंट्री को हटा देता है। लेकिन इस 4 घंटे के अंदर अगर फिर से आपका कोई कम्युनिकेशन हो जाता है उसके साथ, और कोई आर्प का पैकेट या फिर कुछ भी पैकेट उसको रिसीव हो गया, तो उस केस में आपका क्या हो गया, जो एंट्री होता है ना, वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। मतलब 4 घंटे के लिए आपके पास एंट्री पड़ा था, आधा घंटा के बाद फिर से आपने कोई कम्युनिकेशन करा दी, तब आपका क्या हो गया, आपका जो एंट्री था ना, वो एंट्री आपका फिर से रिफ्रेश हो जाएगा एक बार। मतलब आर्प का जो आपके पास एंट्री है, वो आर्प रिप्लाई मैसेज से भी आपका एंट्री बन सकता है। उसके बाद आपका आईपी का हेडर और लेयर 2 के जो आपके मैक एड्रेस वगैरह का हेडर है, उसके इंफॉर्मेशन से भी आपका आर्प का एंट्री जो है वो बन सकता है। उसके बाद अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, आर्प एंट्री के टाइम वगैरह जो है, आप चाहो तो उसे चेंज भी करा सकते हो। ठीक है। अब थोड़ा आर्प के टाइप के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आर्प टाइप के बारे में हम बात करेंगे, तो बेसिकली ये जनरल आर्प आपका था। ठीक है। तो जनरल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो हम बात करें, ये बेसिकली आपका क्या करता है, जो आईपी एड्रेस आपका डेस्टिनेशन है आईपी हेडर में, उसके इन्फॉर्मेशन वो आगे लेके जाता है, और क्या करता है, रिटर्न में ये क्या लेके आता है आपके लिए, उसके लिए जो मैक एड्रेस होगा नेक्स्ट वाले डिवाइस के लिए, उसको वो लेके आता है। हालांकि थोड़ी देर में हम और एक सिनेरियो को, अभी स्विच को हमने लगा के देखा था, अभी और एक सिनेरियो भी हम देखेंगे राउटर कनेक्ट करेंगे करके, उस केस में भी आपका बिहेवियर जो आर्प का होता है ना, वो थोड़ा अलग सा होता है। ठीक है। तो एक आपका ये जनरल आर्प हो गया, और आपके पास अगर आप बात करोगे तो आपके पास एक ग्रेसियस आर्प होता है। इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ग्रेसियस या ग्रेटिचियस ऐसा करके उसका होता है। ठीक है। तो ये जो ग्रेसियस आर्प आपके पास हो गया, इसका बेसिकली यूज भी है। तो ये ग्रेसियस आर्प में अगर आप देखोगे ना, तो आप जो आर्प का पैकेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ग्रेसियस आर्प में जो जनरल आर्प के बारे में हम बात करते थे, तो यहाँ पे आपका सोर्स आईपी क्या होता था, जो खुद के डिवाइस का आईपी, और टारगेट आईपी आपका क्या था, जो डेस्टिनेशन आईपी आपका है। लेकिन यहाँ पे ग्रेसियस आर्प के बारे में अगर आप बात करोगे, तो सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी दोनों आपका सेम होते हैं। ठीक है। इसका बेसिकली कुछ यूसेज है। तो ग्रेसियस आर्प बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी अभी के लिए हम उस सिनेरियो के बारे में बात नहीं करेंगे, हालांकि आगे हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल वगैरह की यूसेज आएगा, उसके टाइम पे हम देखेंगे ग्रेसियस आर्प का क्या यूज था। लेकिन अभी के लिए आप समझो इसमें क्या है, आर्प टेबल के अंदर आपका सोर्स आईपी और टारगेट आईपी जो आपके पास है ना, ये आपका ग्रेसियस आर्प के केस में सेम होते हैं। बेसिकली अगर हमें ऐसा ज़रूरत है कि सारे डिवाइस के जो आपका आर्प टेबल है ना, वो हम किसी एक आईपी के लिए अपडेट करना चाहते हैं, मतलब आपका ऐसा है सिनेरियो, आप ऐसा समझ लो, ये एक आपका राउटर हो गया, ये एक आपका स्विच है, ये आपके पास कुछ डिवाइसेस कनेक्ट है, ये एक डिवाइस, 2, 3, 4 डिवाइस। आप चाहते हो कि ये आईपी के लिए, इस राउटर का आईपी आपका मान लो 10.1 था, तो 10.1 के लिए आप क्या चाहते हो, सारे डिवाइस में एक आर्प टेबल में आपका एंट्री आ जाए। कौन से मैक एड्रेस के साथ, ये जो मैक एड्रेस आपका ए था या कुछ भी मैक एड्रेस था। तो उस केस में राउटर क्या कर सकता है, एक ग्रेसियस आर्प जनरेट कर सकता है,
वो रेशियो शार्प जनरेट करके जब स्विच के पास आ जाएगा, स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट से इसे भेज लेगा, और सारे पोर्ट से भेजते ही आपके डिवाइस में क्या होगा, ये जब आर्प का पैकेट आ जाएगा, आपके सारे डिवाइस जो है अपना आर्प टेबल जो है ना 10.1 आईपी के लिए ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेंगे। ये भी अपडेट कर लेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। मतलब आपके नेटवर्क में जितने डिवाइस है उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, वो सारे उस आईपी के लिए अपने आर्प टेबल में एंट्री बना सकते हैं एट ए टाइम। तो ये रेशियो शार्प बेसिकली आपका क्या होता है, आपके यूसेज के हिसाब से हो सकता है, आपका रिक्वेस्ट के टाइप भी हो सकता है आपका रिप्लाई के टाइप ऑफ रिप्लाई भी आपका हो सकता है। लेकिन जब भी ये वाला केस हम देखते हैं कि सारे डिवाइस में आपका जो आर्प टेबल है ना वो अपडेट हो जाए, ये आपका एक रेशियो शार्प जो होता है ना, ये आर्प का टाइप क्या होता है आपका, ये आपका बेसिकली टाइप होता है आर्प रिप्लाई। ठीक है, उसके बाद और एक आपका होता है प्रॉक्सी आर्प। बेसिकली ये जो आर्प के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नेटवर्क में आपका थोड़ा आगे यूज आएगा, इसलिए मैं थोड़ा अभी के लिए बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉक्सी आर्प बेसिकली क्या है कि अगर मैं ऐसा बात करता हूँ कि एक क्लास में आप बैठे हो और मैं भी बैठा हूँ, कोई आके आपका नाम ले लिया, लेकिन मैंने क्या किया, आपके नाम के जगह मैंने हाँ बोल दिया। ठीक है, मतलब आपके क्लास में ऐसा होता है ना अटेंडेंस के लिए कि राम और श्याम दो बंदे थे, राम का अटेंडेंस उन्होंने बताया और श्याम ने बोल दिया यस सर। तो इसका मतलब क्या है, राम के लिए श्याम ने प्रॉक्सी कर लिया। ठीक है, तो आप जब भी प्रॉक्सी आर्प के लिए आप बात करते हैं तो उस केस में क्या है, कोई दूसरे आईपी या फिर कोई दूसरे डिवाइस क्या करता है, किसी और लेयर 3 डिवाइस के लिए आर्प का रिप्लाई कर देता है। ठीक है, तो उस केस में आपका ये क्या होता है, ये केस आपका क्या होता है, प्रॉक्सी आर्प होता है। जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं तो ये आपका राउटर ए था, ये एक स्विच लगा था, और ये आपका राउटर बी था। यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट था, इसने आर्प रिक्वेस्ट किया 10.1 के लिए, यहाँ पे आईपी था 10.2 के लिए। तो ये आर्प रिक्वेस्ट आपका ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये 10.1 के पास भी गया और 10.2 के पास भी गया। 10.1 के लिए ये था आपका जो आर्प का रिक्वेस्ट था, वो 10.1 के लिए था। लेकिन इस केस में बी ने क्या किया, उसके लिए एक रिप्लाई भेज दी, रिप्लाई फॉर 10.1। इसके लिए उसने क्या किया, आपका एक रिप्लाई भेज दी, तो ये रिप्लाई इसके पास भी आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, बी का जो इन्फॉर्मेशन है, मार्क एड्रेस है, उसको अपने आर्प टेबल में अपडेट कर देगा, और 10.1 के लिए जब भी इसे ट्रैफिक भेजना है, ये वाला डिवाइस भी ये क्या करेगा, आपके बी के पास भेजेगा। तो इस केस में हाँ ये एक दिक्कत है। ठीक है, लेकिन प्रॉक्सी आर्प का भी कुछ यूसेज हमारे पास होता है। जब हम नाटिंग के बारे में पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे प्रॉक्सी आर्प का यूसेज क्या है। अभी के लिए आप बस यही समझो कि कोई और डिवाइस दूसरे डिवाइस के लिए या फिर दूसरे डिवाइस के आईपी एड्रेस के लिए जब रिप्लाई कर दे, आर्प का रिप्लाई कर दे, तो उस केस में उस टाइप रिप्लाई को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी आर्प रिप्लाई हम बोलते हैं। ठीक है, और रियल टाइम में कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है प्रॉक्सी आर्प को बंद करने की, जहां पे उसका यूसेज है, जरूरत है तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रॉक्सी आर्प को बंद कर दो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्प का, तो आपके नेटवर्क में आपको 3 तरह का आर्प देखने को मिलेंगे। जनरल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक आपके पास है, जो कि आपके मार्क एड्रेस, एक आईपी एड्रेस से मार्क एड्रेस को रिजोल्व करने के लिए आपका यूज किया जाता है। और उसके बाद आपके पास क्या होता है, एक आपके पास रेशियो शार्प होता है, जिसमें आपका सोर्स आईपी और टारगेट आईपी दोनों सेम होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मल्टीपल डिवाइसेस में अपडेट वगैरह करने के लिए आपका यूज किया जाता है आर्प टेबल। और उसके बाद आपके पास एक प्रॉक्सी आर्प है। इसका केस यही है कि आप एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के आईपी एड्रेस के लिए एक आर्प रिप्लाई कर रहा है, जो कि हो सकता है सही है, हो सकता है सही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 तरह का आर्प आपको देखने को मिलेंगे। इसमें और थोड़ा आगे अगर हम जाएंगे तो आर्प के लिए अगर आप इथरनेट हेडर में जो आपका, एक सेकेंड, ठीक है, तो आर्प के लिए जो भी आपका आर्प पैकेट होता है वो आपका लेयर 2 का प्रोटोकॉल जैसे कि ये है। तो आर्प के आपका जो पैकेट होता है उसे कैरी करके कौन लेके जाता है, इथरनेट कैरी करके लेके जाता है। जब आपका डिकैप्सुलेशन परफॉर्म होता है ना, डिकैप्सुलेशन में आपका क्या होता है आपको पता है ना, इथरनेट हेडर सबसे पहले खोला जाता है, और खोलने के बाद उसमें से डिवाइस चेक करता है कि ये मार्क एड्रेस जो डेस्टिनेशन है ये मेरे लिए है कि नहीं है। अगर उसके लिए है तो आपका डिवाइस क्या करता है, उस इथरनेट हेडर में कौन से वाले फील्ड चेक करता है, टाइप वाला एक फील्ड चेक करता है। टाइप वाले फील्ड से उसे पता चलता है कि ऊपर इस इथरनेट हेडर के ऊपर या फिर इथरनेट हेडर में डेटा कौन सा है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप टाइप फील्ड चेक करोगे तो अगर आपके पास ये आर्प का है तो आपको ये टाइप देखने को मिलता है 0806। जैसे मैंने आपको बताया था ना 0800 आपका हो गया आईपी के लिए। अगर ऊपर आईपी का इंफॉर्मेशन अटैच किया गया तो उस केस में आपका 0800 होता है, और IPv6 के लिए 86DD आपका होता है, 0x86DD। तो इसी तरह आपका अगर आर्प का पैकेट अटैच किया गया है तो उस केस में इथरनेट हेडर में आपका जो टाइप होता है ना, वो टाइप फील्ड का वैल्यू आपका ये आता है 0806। ठीक है, तो आर्प का और एक हम ले लेते हैं।
ठीक है, ले लेंगे हम, लेकिन इसे लेने से पहले हम और एक टॉपिक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे राउटिंग के लिए जब हम लेयर 3 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है आपका? डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे मतलब आपको पता है कि आप एक नेटवर्क के अंदर अगर आप हो, आपके डिवाइस एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है, तो सारे डिवाइस के लिए ये रिकमेंडेड होता है कि आपका नेटवर्क भी सेम हो। ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर अगर आप हो तो उस केस में आपका सारा नेटवर्क जो है वो भी सेम होना चाहिए। अगर एक डिवाइस का नेटवर्क और दूसरा डिवाइस का नेटवर्क आपका अलग अलग हो गए ना, तो उस केस में आपका दोनों डिवाइस आपके क्या होते हैं? अलग अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका हमेशा क्या है, एक सबनेट के अंदर जितने भी आपका यूजर्स है या फिर जितने भी आपके पास पीसी वगैरह है, जो भी डिवाइस आपका कनेक्ट है, वो आपका क्या होते हैं? एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आते हैं। और दूसरे और एक सबनेट के अंदर जो आपका अगर कोई यूजर बैठा है तो इस सबनेट के यूजर के लिए वो क्या होता है? आपका दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो इसमें सेम सबनेट आपका यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 10.0.0.0/8, और एक भी मेरे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन है जिसमें नेटवर्क आपका क्या यूज किया जाता है? 20.20.0.0/8। तो ये नेटवर्क का एक यूजर है आपका, हो सकता है इसका आईपी 10.1 है, ये और एक यूजर है, इसका हो सकता है आईपी आपका 10.2 है। ठीक है, तो एक ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर कोई यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, तो उस केस में आपका क्या होता है? डिफॉल्ट गेटवे वगैरह की कुछ जरूरत नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं। वो डायरेक्ट क्या कर सकता है? ये डेटा, ये डायरेक्ट ये डिवाइस क्या कर सकता है? डेटा जो है डायरेक्ट इस डिवाइस को दे सकता है डेस्टिनेशन लगा के। ठीक है, क्योंकि वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। अगर किसी वजह से वो दे भी नहीं पा रहा है, आपका यूनिकास्ट भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। तो उस केस में आपका ब्रॉडकास्ट क्या होगा? इसी के अंदर लिमिटेड हो जाएगा। अगर ये ब्रॉडकास्ट भी कर लेता है तो वो जो भी इंफॉर्मेशन इसको देना चाहता है ना, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के हिसाब से भी इसके पास पहुंच जाएगा। अगर इसको डेस्टिनेशन पता है तो उस केस में आपका क्या है? ये यूनिकास्ट भी कर सकता है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। ठीक है, लेकिन आपका उस तरह का कम्युनिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। डिवाइस डायरेक्ट क्या करता है? अपना डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगाता है और डेस्टिनेशन आईपी को ही डेटा दे देता है। तो उस केस में आपका डेस्टिनेशन आईपी को डेटा कैसे दे देता है? अगर आप आर्प के कॉन्सेप्ट थोड़ा लगा लोगे तो उस हिसाब से आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा होगा कि ये डिवाइस क्या कर सकता है? इसको तो डायरेक्ट ये वाला डिवाइस का मैक एड्रेस पता नहीं होगा 10.1 को 10.2 का, तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट एक आर्प ब्रॉडकास्ट जनरेट कर सकता है 10.2 के लिए। और जैसे कि ये सारे डिवाइस आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है, तो आर्प रिक्वेस्ट मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो रिक्वेस्ट मैसेज डायरेक्ट ये वाला डिवाइस के पास पहुंच सकता है और ये डिवाइस उसको रिप्लाई भी कर सकता है आर्प रिक्वेस्ट मैसेज को मीन्स पाने के बाद। लेकिन अगर आप एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो आपको पता है एक ब्रॉडकास्ट से दूसरे ब्रॉडकास्ट में हम अगर कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या होता है? एक लेयर 3 डिवाइस की जरूरत होता है या फिर लेयर 3 कम्युनिकेशन की जरूरत होता है। तो उस केस में ये वाले ब्रॉडकास्ट डोमेन से अगर हम ये वाले ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर कोई डिवाइस के बीच अगर कम्युनिकेशन कराना चाहेंगे तो हो सकता है हमारे पास एक राउटर हो सकता है, या फिर हम कोई स्विच वगैरह बना के जिसका लगा के कोई SBI वगैरह बना के, कुछ भी हो, हम कोई भी लेयर 3 टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आपको पता है एक डिवाइस का एक लेयर 3 आपका जो एक लेयर 3 इंटरफेस आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो इस केस में ये वाले राउटर के लिए 2 इंटरफेस है, एक ये वाला ब्रॉडकास्ट डोमेन में जा रहा है, ये वाला ब्रॉडकास्ट डोमेन में जा रहा है। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं, ये 10.2 चाहता है यहाँ पे एक डिवाइस आपका बैठा है 20.1 को कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये भी क्या करेगा? 10.1 एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा 20.1 के लिए, और आर्प रिक्वेस्ट आपका ब्रॉडकास्ट होगा। और ये आर्प रिक्वेस्ट जब ये जनरेट करेगा, ये रिक्वेस्ट इसके पास भी आएगा, और जैसे कि ये राउटर भी आपका कनेक्ट है तो राउटर के पास भी जाएगा ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो भी आपका आर्प का होगा। तो उस केस में ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जब राउटर के पास आएगा और जो भी डिवाइस इनके पास है उस ब्रॉडकास्ट के अंदर है ना, उनके पास ही जाएगा। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट मैसेज तो कभी एक लेयर 3 बाउंड्री जो होता है ना आपके पास, उस बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा ना। यहाँ पे जो आपका बाउंड्री बना है, एक राउटर जो आपका है, 2 इंटरफेस आपका क्या हो गया? 2 लेयर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका हो गया। और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से जो आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट हो रहा है, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज तो आपका जनरली और एक नेटवर्क के अंदर नहीं जा सकता ना, या फिर और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। और ब्रॉडकास्ट मैसेज हमेशा आपका क्या होता है? एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आपका लिमिटेड रहता है। तो इस केस में आपका क्या होगा? ये जब भी
20.1 के लिए कोई ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा 20.1 के पास नहीं जा सकता, ये रिक्वेस्ट आपका जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली उस केस में हम क्या करते हैं, जब भी कोई डिवाइस जनरली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो वो बेसिकली क्या करता है, अपने डेटा को अपने गेटवे के पास दे देता है। गेटवे आपका बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं, आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो और दूसरे क्लासरूम भी आपके पास एक है, तो उस केस में आपको पता है कि आपके क्लासरूम में जो आपका क्लास टीचर है, दूसरे क्लास में भी और एक क्लास टीचर होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आप एक क्लासरूम के अंदर किसी बंदे को अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपका क्या है, आप एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर हो, एक क्लासरूम को आप मान लो, तो उस केस में आप उसका नाम ले सकते हो, जो भी आपको बोलना है उसे बोल सकते हो। कोई टीचर की जरूरत नहीं कि सर मैं उसे कुछ बोलना चाहता हूं, पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर कुछ भी बोलोगे उस बंदे को तो उसको सुनाई देगा, वो सुन लेगा। लेकिन अगर आप एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम की किसी बंदे को कुछ बोलना चाहते हो तो वो तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप अलग सा क्लासरूम में हो, वो दूसरे क्लासरूम में है। तो उस केस में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप बुलाते हो सर को कि सर मेरे को दूसरी क्लास में जाना है, वो वाला जो बंदा है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। तो आपको परमिशन किसका लेना पड़ेगा, अपने टीचर को लेना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर प्लीज आप उस क्लासरूम की उस बंदे को ये बोल सकते हो क्या। तो आपका यहाँ पे जो आपका सार हो गया ना, वो आपका कौन बन गए, आपके गेटवे बन गए। गेटवे किसके लिए बन गए, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से इंफॉर्मेशन दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में लेने के लिए, या फिर एक लेयर 3 नेटवर्क से आपके इंफॉर्मेशन दूसरे लेयर 3 नेटवर्क में लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गेटवे कौन होता है, जो आपका लेयर 3 डिवाइस होता है। तो इसमें भी, इस केस में भी अगर हम बात करते हैं डिफॉल्ट गेटवे के बारे में, तो आपका जो लेयर 3 इंटरफेस होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे। तो मीन्स ये वाले नेटवर्क के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये वाले नेटवर्क के लिए ये जो राउटर का आपका ये इंटरफेस है, ये आपके सारे डिवाइस के लिए गेटवे बनेगा। हमारा सारे डिवाइस को हमें क्या करना पड़ेगा, उस गेटवे के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे कि आप डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो ना अपने माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस में, तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ता है, सारे डिवाइस में डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। और ये गेटवे आपका क्या होता है, जो आपके एक लेयर 3 डोमेन से दूसरे लेयर 3 डोमेन के बीच में आपका कम्युनिकेट करा रहा है, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस आपको देना होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला इंटरफेस का जो आईपी है उसके इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे, डिफॉल्ट गेटवे के हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करा देंगे अपने डिवाइस में। अब क्या होगा, अपने डिवाइस जब भी कोई कम्युनिकेशन दूसरे डिवाइस के साथ करने की कोशिश करेगा, सॉरी दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसे भेजना है ना, वो इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, अपने गेटवे की तरफ भेजेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये आपका एक डिवाइस था, ये 10.1 नेटवर्क के अंदर है, 10 की नेटवर्क के अंदर है, और इसका आईपी 10.1 है। ये कम्युनिकेट करना चाहता है किसको, 20.1 के साथ ये कम्युनिकेट करना चाहता है, और इसमें आपने डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करके रखा है 10.10। 10.10 किसका आईपी है, ये वाला आईपी है। तो ये डिवाइस अभी लेयर 3 के इंफॉर्मेशन जब भी जनरेट करेगा, उसके इसमें सोर्स आईपी एड्रेस खुद का लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस खुद का लगाएगा, सॉरी जो जिसको ये पैकेट भेजना चाहता है उसको लगाएगा। लेकिन लेयर 2 के इंफॉर्मेशन के बारे में जब ये बात करेगा तो सोर्स मैक एड्रेस खुद का ये लगाएगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये क्या करेगा, खुद का ना लगा के क्या करेगा, अपने गेटवे के इंफॉर्मेशन ये अटैच कराएगा, ठीक है, क्योंकि इससे डेटा किसको देना है, गेटवे को देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जब लेयर 2 के कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो आपका क्या होता है, लेयर 2 आपका जो मैक एड्रेस, आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है वो नेक्स्ट वाले डिवाइस का होता है। इसलिए इसके नेक्स्ट वाला डिवाइस कौन होगा, गेटवे होगा, क्योंकि आप जब भी क्लासरूम में बैठे हो, आप इन्फॉर्मेशन दूसरे क्लास में देना चाहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप गेटवे किसको यूज कर रहे हो, आप अपने क्लास टीचर को यूज करो, तो वो डेटा आप किसको दे रहे हो, अपने क्लास टीचर को देना पड़ता है आपको फास्ट, उसके बाद आपका डेटा आगे जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपका गेटवे कौन है, आपका क्लास टीचर, या फिर गेटवे आपका ये वाला राउटर का जो इंटरफेस है आपका ये है। तो ये अभी क्या करेगा, सबसे पहले इनिशियली इसके पास भी गेटवे के बारे में या फिर गेटवे के लिए कोई मैक एड्रेस इसके पास नहीं होगा, उसने कम्युनिकेट नहीं किया था तो उसके पास मैक एड्रेस नहीं था। तो ये क्या करता है, ये 10.1 अभी के लिए जब ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, अब ये डायरेक्टली ARP रिक्वेस्ट 20.1 के लिए जनरेट नहीं करेगा, ये किसके लिए जनरेट करेगा, इसको पता चल गया कि ये 20.1 मेरे नेटवर्क के अंदर नहीं है, ये दूसरे नेटवर्क का है, ठीक है। आपके डिवाइस कुछ एल्गोरिदम चलाते हैं, उस एल्गोरिदम चलाने के बाद उनको पता चल जाता है कि डेस्टिनेशन आईपी जो है मेरे नेटवर्क के अंदर नहीं आ रहा है, ये दूसरे नेटवर्क में है। तो इसके लिए आपको डिवाइस को पता है कि मेरे को डेटा किसको देना है, मेरे गेटवे को देना है। तो गेटवे की आईपी के लिए अभी क्या करता है, अपना ARP टेबल जो है ना उसको चेक करता है, गेटवे की आईपी के लिए कोई ARP टेबल में एंट्री पड़ा है कि नहीं। अगर नहीं पड़ा है तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है 10.10 के लिए, और ये ARP रिक्वेस्ट अभी के लिए ये पूरे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, और ये रिक्वेस्ट भी इसके पास पहुंच जाएगा। और इसके पास पहुंचते आपके गेटवे क्या करता है, एक ARP रिप्लाई दे देता है,
अपने आईपी के लिए, और आर्प रिप्लाई में ये क्या करेगा, अपना जो भी ये मैक एड्रेस है ना, इसका बीसी जो भी हो वो मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन ये आगे दे देगा। ये क्या करेगा, 10.10 के लिए मैक एड्रेस बी है, इसका इन्फॉर्मेशन अपने आर्प टेबल में लगा लेगा और उस वाले मैक एड्रेस को लाके यहाँ पे अटैच करा देगा, और ये जो डेटा है ना आपका, ये डेटा को ये क्या करेगा, आगे भेज देगा। अब ये डेटा क्या होगा, आपके डिवाइस के गेटवे के पास आ गया। गेटवे के पास आने के बाद गेटवे देखेगा कि मैक एड्रेस किसका है, मेरा है कि नहीं है। अगर मेरा नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा खुद का है तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। और यहाँ पे गेटवे का मैक एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बी है, और आपका गेटवे का भी मैक एड्रेस बी है, तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर ये लेयर 3 का इन्फॉर्मेशन खोलेगा, और लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन खोलने के बाद ये देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी कौन सा है, डेस्टिनेशन आईपी 20.1 है। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी मेरा खुद का नहीं है, तो ये क्या करेगा, आईपी हेडर में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन के ये कुछ भी हाथ नहीं लगाएगा। जब तक ये इंफॉर्मेशन खुद के लिए नहीं है तब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं खोलते हैं। मतलब लेयर 2 के इंफॉर्मेशन में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका खुद का था, तो इसलिए इसने क्या किया था, लेयर 2 का इंफॉर्मेशन खोल दिया। फिर लेयर 3 का जो भी आईपी का पैकेट था उसको उसने खोला, उसे मिला, तो उसके ऊपर उसने देखा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, खोलेगा नहीं। लेकिन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए ये क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल जो है ना, उस राउटिंग टेबल के अंदर कोई नेटवर्क पड़ा है कि नहीं ये चेक करेगा। और इसको पता चल जाएगा कि राउटिंग टेबल के अंदर भी इसके पास एक 20.8 के लिए एक नेटवर्क पड़ा होगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, और ये कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन के साथ पड़ा होगा। तो अभी ये क्या करेगा, देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 20.1 है, और ये 20.1 के लिए जो नेटवर्क 20/8 नेटवर्क है वो मेरे राउटिंग टेबल में अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, अभी यहां से इसको डायरेक्टली 20.1 कौन है वो पता नहीं ना, अभी ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहां से एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, किसके लिए, 20.1 के लिए। ठीक है, अभी ये जब आगे ये पैकेट को भेजेगा तो अभी इस राउटर के पास आपका पैकेट कैसा होगा, लेयर 3 में आपका 10.1 आपका सोर्स बनेगा, 20.1 अब भी आपका लेयर 3 का कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ, आपका 20.1 आपका डेस्टिनेशन है। लेकिन लेयर 2 के इंफॉर्मेशन जब ये बनाएगा तो उस केस में सोर्स मैक एड्रेस ये मान लो सी था, तो ये खुद का मैक एड्रेस लगाएगा। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 20.1 है, तो इसको पता नहीं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 20.1 है, तो 20.1 के लिए इसको मैक एड्रेस पता नहीं, तो यहां से आगे ये एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा। ये रिक्वेस्ट ये वाला डिवाइस के पास आएगा, ये क्या करेगा, एक रिप्लाई जनरेट करेगा। इस रिप्लाई से फिर ये मैक एड्रेस निकालेगा, मान लो ये डिवाइस का मैक एड्रेस डी था, तो डी यहाँ पे ये अटैच कर देगा, और इसको अटैच करने के बाद ये क्या करेगा, डिवाइस के पास आगे जो है डेटा भेज देगा। तो इस तरह का आपका एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने की आपका जरूरत होता है, तो आपका हमेशा क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे यूज किया जाता है। तो गेटवे के बारे में, डिफॉल्ट गेटवे के बारे में अगर आप डेफिनेशन के बारे में अगर आप बात करते हो, तो इस केस में आपका डेफिनेशन ये होता है, व्हेनेवर ए डिवाइस ट्राई टू सेंड एनी डेटा टू एन अनदर नेटवर्क, इन दैट केस इट विल सेंड द डेटा टू द गेटवे, ओके, और टू द डिफॉल्ट गेटवे। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने नेटवर्क को हमेशा, अपने डिवाइस को दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने के लिए, कैपेबिलिटी देने के लिए हमें डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन अपने डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होता है। इन केस हम अपने डिवाइस में डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके डिवाइस सेम नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइस आपका है उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन दूसरे नेटवर्क के अंदर अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस की डेस्टिनेशन लगा के आप कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करते हो, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि आपके डिवाइस को दूसरे नेटवर्क में कोई इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए या दूसरे नेटवर्क के डिवाइस को कोई इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत होता है। वो क्या करता है, हमेशा दूसरे कोई नेटवर्क में कोई इन्फॉर्मेशन किसी डिवाइस को देने के लिए हमेशा वो इन्फॉर्मेशन किसको हैंडओवर कराता है, अपने गेटवे को हैंडओवर कराता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका डिफॉल्ट गेटवे का काम है। तो आर्प के केस में क्या बचा था, आर्प में मैं बता रहा था, डिफॉल्ट गेटवे के बाद मैं आपको बता दूं। ठीक है, हाँ, आर्प का एक फ्लो हम देख लेते हैं डिफॉल्ट गेटवे के केस में। तो इस केस में मैं एक सिनेरियो आपके पास एक एग्जांपल एक लेके जा रहा हूं। ये मेरे पास राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। इस राउटर 1 के साथ मेरा एक डिवाइस कनेक्ट है। थोड़ा समझने की कोशिश करना यहाँ पे क्या हो रहा है। और आपने एक मैसेज, इसका मैक एड्रेस आपका ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया इसका मैक एड्रेस, ये इसका मैक एड्रेस आपका ई हो गया, इसके हो गया एफ। और ये आपका डिवाइस का आईपी 10.2 है, ये आईपी आपका 10.1 है, ये आपका 12.1, ये 12.2, ये 20.1, ये डिवाइस का आईपी है 20.2। ठीक है, पूरा फ्लो यहाँ पे हम देख लेते हैं।
तो अब 10.2 डिवाइस के पास आपने क्या किया, पिंग चला दिया 20.2 के लिए, जो कि दूसरे नेटवर्क में है। और इस डिवाइस में आपने डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया है 10.1, इस डिवाइस के लिए डिफॉल्ट गेटवे आपने कॉन्फ़िगर किया है 20.1। अब आपने जब यहाँ पे पिंग कर दिया किसको 20.2 के लिए, तो आपके डिवाइस क्या कर रहा है, किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। तो आपके डिवाइस अभी के लिए देखेगा कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी आप यूज कर रहे हो, जिसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, ये मेरे नेटवर्क के अंदर नहीं आ रहा है। क्योंकि कैसे इसे पता चलेगा, आपके डिवाइस के पास आप क्या करते हो, एक आईपी एड्रेस और एक सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करते हो। तो उसके हिसाब से आपके डिवाइस को पता चल जाता है कि मेरे नेटवर्क के अंदर कौन सा आईपी आएगा, मेरे नेटवर्क के अंदर कौन सा आईपी नहीं है। तो उससे उसी से पता चल गया कि ये पिंग जो आईपी आप डेस्टिनेशन लगा के कर रहे हो ना, ये आईपी खुद का मतलब खुद के नेटवर्क के अंदर नहीं आ रहा है। तो इसको पता है कि इसको डेटा किसको भेजना है, 10.1 या फिर गेटवे को भेजना पड़ेगा। तो आपके ए डिवाइस अभी क्या करेगा, यहाँ पे लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, लेयर 3 में सोर्स आईपी 10.2 लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी तब भी आपका 20.2 होगा, क्योंकि ये डेटा भेजना चाहता है 20.2 के लिए। और लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन के लिए जब वो आएगा, तब सोर्स मैक एड्रेस खुद का लगाएगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में जब ये देखेगा तो सबसे पहले इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं होगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये किसको डेटा भेजेगा, इसको पता है कि गेटवे के लिए भेजेगा, तो गेटवे के मैक एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए, और इसको गेटवे के मैक एड्रेस के लिए इनिशियली पता नहीं होता है। मतलब क्यों, क्योंकि इनिशियली आपका आर्प टेबल जो होता है ना, वो आपका एंट्री आपका नहीं होता है। जब तक आप कोई कम्युनिकेशन नहीं किए हो तब तक आपका इनिशियली आपका आर्प टेबल क्या होता है, एंट्री एम्प्टी होता है। तो ये आर्प टेबल में किसके लिए एंट्री ढूंढेगा, ये 10.1 गेटवे की मैक एड्रेस के लिए एंट्री ढूंढेगा, क्योंकि इसको डेटा हैंडओवर किसको कराना है, गेटवे को हैंडओवर कराना है। तो इनिशियली इसके पास कोई भी एंट्री आर्प टेबल में नहीं पड़ा है, तो ये क्या करेगा, गेटवे के आईपी के लिए 10.1 आईपी के लिए एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए, 10.1 के लिए जनरेट करेगा। और ये रिक्वेस्ट अभी के लिए किसके, ये ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये डायरेक्टली भी कनेक्ट है इस राउटर के पास, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास आ जाएगा, राउटर के पास आ जाएगा। तो राउटर क्या करेगा, देखेगा कि आर्प रिक्वेस्ट जो आप जनरेट कर रहे हो उसमें टारगेट आईपी कौन सा है, 10.1 है, और ये आईपी मेरा खुद का है, तो मेरे को रिप्लाई करना है। तो ये क्या करेगा कि आर्प रिप्लाई जो है आगे भेज देगा। ठीक है, रिप्लाई ये आगे भेज देगा, और रिप्लाई में क्या करेगा, अपने जो इंटरफेस जिसके लिए रिक्वेस्ट आया था उसका मैक एड्रेस क्या करेगा, सोर्स में अटैच करके भेज देगा आर्प पैकेट के अंदर। और वो मैसेज जब आर्प का रिप्लाई जब इसके पास आ जाएगा, ये उस रिप्लाई को देख लेगा, और देख के क्या करेगा, 10.1 के लिए मैक एड्रेस क्या है, बी, यहाँ पे मेंशन कर लेगा अपने आर्प टेबल में। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लेयर 2 के लिए था इसको बी लगा लेगा, और ये पैकेट को पूरे आपके पास जो डेटा हो गया ना, इस डेटा को ये क्या करेगा, इसको आप फ्रेम बोलो या डेटा बोलो, कुछ भी बोलो, ये ए क्या करेगा, डेस्टिनेशन लगा के आगे भेज देगा। अब ये डेटा किसके पास रिसीव हो जाएगा, आपका 10.1 के पास रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब 10.1 के पास ये डेटा जब रिसीव हो जाएगा, 10.1 क्या करेगा, अभी के लिए चेक करेगा इथरनेट हेडर सबसे पहले, तो इथरनेट में डेस्टिनेशन खुद का है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, चेक करेगा कि लेयर 3 में इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है इसके पास आईपी हेडर में। तो लेयर 3 में इंफॉर्मेशन जब ये चेक करेगा तब उसको पता चलेगा कि लेयर 3 में डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेस है ये मेरा खुद का नहीं है, जिस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है उसका नहीं है। तो ये अपने राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो राउटिंग टेबल में दूसरे नेटवर्क मतलब 20 के नेटवर्क के इंफॉर्मेशन हो सकता है, अगर राउटिंग टेबल में नहीं है तो ये पैकेट ड्रॉप कर लेगा। ठीक है, 20 नेटवर्क के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर राउटिंग टेबल में नहीं पड़ा है तो ये यहीं पे राउटर क्या करेगा, पैकेट को ड्रॉप कर लेगा, क्योंकि इसके पास पाथ नहीं है जाने के लिए। अगर आपने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करके या फिर आपने डायनामिकली चला के कुछ भी करके आपने यहाँ पे कोई एंट्री 20 नेटवर्क के लिए बनाया है, तो उस केस में ये अपने राउटिंग टेबल चेक करेगा। और राउटिंग टेबल चेक करने के बाद इसे पता चलेगा कि जो डेटा 20 नेटवर्क के लिए मेरे को भेजना है आगे, वो मेरे को कहाँ से एग्जिट करना है, ये वाला इंटरफेस से एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये वाला इंटरफेस से एग्जिट करना है, और उसके लिए आपके पास एक नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस होता है। ये नेक्स्ट हॉप भी आपका गेटवे की तरह काम करता है, वो भी सेम आपका गेटवे की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो जब आपका राउटिंग टेबल में एंट्री होता है कोई राउट के लिए, अगर आप एंट्री करते हो तो उस केस में आपका क्या है, हो सकता है आपका एग्जिट इंटरफेस के इन्फॉर्मेशन होता है, हो सकता है आपका गेटवे की इन्फॉर्मेशन होता है। दोनों के इन्फॉर्मेशन हालांकि आपका राउटिंग टेबल में देखने को मिलते हैं। तो इस केस में इसको पता चला कि ये जो डेटा मेरे को आगे भेजना है, तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी कौन सा है, 12.2 है। तो मेरे को डेटा किसको हैंडओवर कराना है, 12.2 को। तो ये क्या करेगा, अभी 12.2 को डेटा हैंडओवर कराना है, लेकिन आपका पैकेट जो होता है ना, आपके कोई भी लेयर 3 डिवाइस जो भी आपका डेटा एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में एग्जिट कराते हैं, तो कभी भी वो लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन आपका चेंज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे ये डेस्टिनेशन वगैरह लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेगा तो 20.2 तक आपका डेटा नहीं जा पाएगा। तो ये हमेशा क्या करते हैं, बीच बीच में रास्ते में जो आपका डिवाइसेस आते हैं, ये क्या करते हैं, लेयर 2 के जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना, इसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी क्या करेगा,
अभी ये खुद का एक पैकेट बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो पैकेट होगा, अभी राउटर के पास सोर्स आईपी आपका 10.2 है, डेस्टिनेशन आईपी आपका 20.2 है, सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन में। अभी लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन में ये क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस खुद का लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को पता नहीं। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसके लिए चाहिए, इसको डेटा इसको हैंड ओवर कराना है, जो नेक्स्ट ऑफ है उसको हैंड ओवर कराना है, तो इसके लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो यूज करना है। लेकिन इसके पास आर्प टेबल में ये चेक करेगा, फिर आर्प टेबल में आपके राउटर को पता नहीं चलेगा कि इसके लिए एंट्री नहीं था सबसे पहले, तो इसको पता नहीं चला। तो ये क्या करेगा, अभी एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, किसके लिए, आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा 12.2 के लिए। ठीक है, फिर ये आगे आ जाएगा, इसके पास ब्रॉडकास्ट होगा, तो ये इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आपका लिमिटेड होगा, इसके पास रिसीव हो जाएगा। ये जब भी रिसीव करेगा देखेगा तो उसके लिए एक रिप्लाई कर देगा, आर्प रिप्लाई एक कर लेगा। और ये रिप्लाई इसके पास आते ही ये क्या करेगा, अपना आर्प टेबल में एक एंट्री बना लेगा, 12.2 का मैक एड्रेस कौन सा है, डी है, अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डी लगा लेगा और आगे भेज देगा। और ये किसके पास रिसीव हो जाएगा, आपका राउटर 2 के पास अभी रिसीव हो गया। अभी राउटर 2 देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ईथरनेट हेडर में इसे मिला कि डी है, तो मेरे लिए है, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर के इन्फॉर्मेशन जब ये चेक करेगा तो उससे इसको पता चलेगा कि जो डेस्टिनेशन आईपी है वो 20.2 है, जो कि जो वाले इंटरफेस पे मेरा रिसीव हो रहा है उसके लिए नहीं है। अब ये क्या करेगा, 20.2 के लिए जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा, तो यहाँ पे इसको पता चलेगा कि 20.20/8 नेटवर्क जो है ना, ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है और कौन से वाले इंटरफेस से कनेक्ट है। अभी इसको पता चल गया कि ठीक है, जब मेरे को डेटा एग्जिट करना है 20.1 के लिए या फिर 20 नेटवर्क के लिए, तो मेरे को ये वाला जो इंटरफेस है इस इंटरफेस से डेटा को एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन 20.2 के लिए मैक एड्रेस तो इसको पता नहीं, तो ये 20.2 को कैसे डेटा दे देगा। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से एक आर्प रिक्वेस्ट फिर जनरेट करेगा, किसके लिए, 20.2 के लिए। अब ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली आपके डिवाइस के पास आ जाएगा। अभी आपके डिवाइस देखेगा कि मेरे लिए एक आर्प रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ये एक रिप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो ये रिप्लाई जब इसके पास आ जाएगा तो ये फिर अपना क्या करेगा, आर्प टेबल में एंट्री करा लेगा कि 20.2 के लिए जो मैक एड्रेस है वो एफ है। और ये क्या करेगा, अभी ये जो इथरनेट इन्फॉर्मेशन इसके पास आया था उस इन्फॉर्मेशन को फिर आपके जो ये राउटर है ये फिर अपडेट करेगा। कैसे, सोर्स वही सेम है 10.2 है, डेस्टिनेशन आपका 20.2 है, और इथरनेट हेडर में सोर्स मैक एड्रेस यहाँ से ये एग्जिट कर रहा है ना, तो इस इंटरफेस का मैक एड्रेस यूज करेगा। सोर्स मैक एड्रेस ई है और आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आर्प टेबल से इसे मिल गया कि एफ है, ठीक है। इसको अपडेट करके ये क्या करेगा, आगे आपका डेटा जो है एग्जिट करा देगा, और एग्जिट करते ही ये डेटा आपका किसके पास आ जाएगा, एफ वाले जो आपके पास डिवाइस है उसके पास रिसीव हो जाएगा। हालांकि ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये प्रोसेस बहुत ईजी है। हो सकता है पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस केस में आपको क्या हो रहा है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन इसके और एक दो जो है ना पैकेट फ्लो के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये प्रोसेस क्या हो रहा है। हालांकि जब भी हम जनरली, अगर मैं भी बात करता हूँ, अगर CCNA लेवल पे या फिर CCNP लेवल में भी अगर हम बात करोगे, तो उससे क्या होता है, आप जब भी ये पैकेट फ्लो को आप समझने की कोशिश करते हो ना, तो उस केस में आपके बहुत सारे स्टेप्स भी मिस हो जाते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज आप भी बन जाते हो इस केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक दो पैकेट फ्लो और देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये पैकेट फ्लो एक्चुअली क्या हो रहा है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। राउटिंग के बारे में जानने से पहले ये पैकेट फ्लो को आपको क्लियरली समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो।